जैसे कि मेरी वेबसाइट पे है वैसे मैं बताती हूँ, जैसे amblessoul.com तक का है ना। तो वो मेरे वेबसाइट का लिंक हो गया। अभी मैं किसी को शेयर करूंगी तो वो वेबसाइट ओपन होगी, राइट। ऐसे ही मिल रहा है मानवी, लिंक मिल रहा है। देखिए मैं शेयर करती हूँ एक। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, यदि ये मेरी वेबसाइट है और एंटायर स्क्रीन यदि मैं शेयर करूं तो क्या होगा, ये स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। तो ये देखिए, ये मेरा यूआरएल क्या बन रहा है, amblessoul.com। तो ऐसे आपकी वेबसाइट का भी लिंक होगा, वो आप मुझे शेयर कर, ठीक है। नहीं समझ आए तो मुझे पूछो आप, मैं बताती हूँ। मैं दोबारा चेक करती हूँ ये जो आपने शेयर किया है। मानवी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, एक बार स्क्रीन शेयर करो आप, यदि पॉसिबल है मैम तो। मैं करती हूँ। हाँ जी, हाँ। मैम दिख रहा हाँ हाँ दिख रहा है। अभी आप ऊपर करो, ऊपर स्क्रॉल करो, सबसे ऊपर है? यस स्क्रॉल। मैम। हाँ, आपकी वेबसाइट यूआरएल अभी जो आपने होम पर क्लिक करो आप अपने होम पेज पर, वैसे तो ये होम पेज ही है शायद। तो अभी जो यूआरएल आ रहा होगा ना आपका सबसे ऊपर, आपका एड्रेस बार में जो यूआरएल आ रहा होगा ना, वो आप मुझे शेयर मैम दिस वन। आपका एंटायर स्क्रीन विजिबल नहीं है ना, तो मुझे आपका यूआरएल तो नहीं दिखेगा, बट अभी एड्रेस बार में जो लिंक आ रहा है ना, वो आप मुझे शेयर करो, ठीक है। ओके मैम। हाँ, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। ओके, वन ओके सेकेंड। मैम। करेक्ट, अभी करेक्ट ओपन हुआ। वेरी गुड। अच्छा, काफी सारे आपने ये बनाए हुए हैं। वेरी गुड। काफी टाइम से बनाई हुई है क्या मानवी ये वेबसाइट? नहीं मैम, ये मैंने टेम्पलेट को थोड़ा यूज करके उसका थोड़ा बहुत चेंजेस करके और थोड़ी डिटेल्स अच्छे से डाल के चैट जीटीपी की हेल्प से तो फिर इस टाइप से थोड़ा बना। अच्छा, और ये आपने खरीदा हुआ या इन्फिनिटी यूआरएल से इन्फिनिटी से बनाया, इन्फिनिटी फ्री से? मैम इन्फिनिटी से ही बनाया। वेरी गुड, वेरी नाइस मानवी, वेरी गुड वर्क, नाइस। अभी थैंक यू मैम। आप भी ऐसे बना सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर करके। मानवी ने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है। देखिए स्क्रीन विजिबल है मेरी अभिजीत आपको? जी मैम। हाँ जी मैम। ये देखिए, ये मानवी ने वेबसाइट बनाई है, इन्फिनिटी फ्री पर ही बनाई है, बट ये देखिए, तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, कितनी अच्छी वेबसाइट उन्होंने बनाई है, राइट। ये फ्री है, इसमें कुछ भी कॉस्टिंग नहीं लगा, स्टिल उनको कॉन्सेप्ट आ गया, राइट। तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम यूआरएल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं जो हम लास्ट सेशन में हमने जो देखा था। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को एक और बार, तो चीजें शायद ज्यादा समझ में आएंगी। स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने लिए थे, वो हैं आपके पास?
URL नहीं मैम, मैंने नहीं लिया था स्क्रीनशॉट। नहीं मैम लिया? मैंने लिया था बट वो फोन में है मेरे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शेयर कर रही हूँ पीपीटी। वन सेकेंड। हम्म हम्म। तो ये है यूआरएल स्ट्रक्चर। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? पीपीटी विजिबल है? नहीं नहीं मैम। मैम। नहीं है? अभी चेक कीजिए। हाँ अभी है। हाँ अभी? मैम। ओके। हाँ तो ये ये लिया था मैम मैंने स्क्रीनशॉट। दिया था, वेरी गुड, ओके। हम्म। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं यूआरएल के। अब हम समझते हैं कि ये डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल। क्या होता है प्रोटोकॉल? कोई आइडिया इसके बारे में किसी को भी? नहीं मैम। नहीं? मानवी? मैम प्रोटोकॉल HTTPS, I think it's a हम्म। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, कुछ ऐसा था मैम। हाँ हाँ हाँ। पर हाँ होता क्या है ये? मैम, ये एक्चुअली लाइक अभी रिमेम्बर नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, देखिए। प्रोटोकॉल क्या होता है? एचटीटीपी या एचटीटीपीएस आपने देखा होगा, जो भी लिंक होता है उसके पहले ये लगा होता है ना? इसका मतलब क्या होता है? ये प्रोटोकॉल ब्राउजर को बताता है, जो भी ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं, क्रोम है, फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं, तो ब्राउजर को ये प्रोटोकॉल बताता है कि किसी भी वेब पेज के साथ कैसे कनेक्ट करना है। कैसे इन द सेंस सिक्योर्ड वे में कनेक्ट करना है या इनसिक्योर्ड वे में कनेक्ट करना है, ठीक है? अब आपने देखा होगा जब आप एचटीटीपी वाली वेबसाइट पर जाते हो, तो वहां पर लिख के आता है, जैसे आप कर्सर लेके जाओगे ना, वहां पर लिख कर आएगा नॉट सिक्योर। ठीक है? नॉट सिक्योर मतलब जो भी आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है उसका डेटा सिक्योर नहीं है, वो हैक हो सकता है ना? लेकिन जब HTTPS हम सिलेक्ट करते हैं, S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, सिक्योर्ड कनेक्शन। ओके, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। ठीक है? तो यदि HTTPS आप यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर है, आपका कोई भी डेटा हैक नहीं होगा। ठीक है? क्लियर हुआ प्रोटोकॉल मीन्स क्या है? यस मैम। हाँ जी। ओके। अब पहले क्या होता था? पहले आप ब्लॉगिंग वेबसाइट जो होती थी उसमें एचटीटीपीएस नहीं भी यूज करते थे तो चल जाता था। सिर्फ जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, शॉपिंग वेबसाइट्स होती है, उसमें एचटीटीपीएस यूज करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है, वो ट्रांजैक्शन करता है, तो उसको अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है, राइट? और बैंक डिटेल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा हो गया, राइट? तो ये यदि हैक हो गया तो उसके बैंक अकाउंट में से कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, राइट? इस वजह से जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें तो कंपलसरी होता है कि आपको सिक्योर प्रोटोकॉल, सिक्योर कनेक्शन ही यूज करना है। बट आजकल गूगल क्या है, गूगल नॉर्मल वेबसाइट्स में भी एचटीटीपीएस को ही प्रायोरिटी देता है। ठीक है? मतलब यदि आपको रैंकिंग करवानी है अपनी वेबसाइट की, तो मेक श्योर यू यूज HTTPS। ठीक है? क्लियर है ये? तो हाँ जी। ओके, गुड। प्रोटोकॉल के बाद नेक्स्ट आता है सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है? इसके बारे में किसी को कोई आइडिया? नहीं मैम। मानवी? मैम वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, इसके अलावा और कुछ? नो मैम। इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, सब डोमेन क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पहला सब डोमेन था। इसके बाद बहुत सारे सब डोमेन्स आपने देखे होंगे, जैसे blog.com या careers.com, info.com, services.com, ऐसा करके बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। वन सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम ये
HTTPS जो, HTTPS यस मैम, ये जो है लाइक और SSL दोनों सेम ही होता है? SSL अलग होता है, मैं बताती हूँ इसी के लिए होता है, पर वो क्या होता है मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ, एक सेकंड ओके। रुकिएगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, नहीं स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम। नो मैम। अच्छा एक सेकंड। ये जो SSL सर्टिफिकेट SSL होता है ना, SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर्स बोलते हैं इसको। ये किस लिए? ये सिक्योरिटी के लिए ही होता है। जब हम डोमेन और होस्टिंग परचेस करते हैं, उसी के साथ हमको ये SSL परचेस करना, कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो SSL आपको फ्री में देती हैं, और कई सारी कंपनीज ऐसी है जहां पर आपको परचेस करना पड़ता है। जैसे कि GoDaddy जो है, उसमें आपको SSL अलग से परचेस करना पड़ेगा, ब्लू होस्ट में अलग से करना पड़ेगा परचेस, होस्टिंगर जो है वहां पर आपको फ्री मिलता है। ठीक है, तो वो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है, ये आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए एक लेयर है। ठीक है, यदि आप SSL सर्टिफिकेट ऐड करोगे तभी आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर कनेक्शन रहेगा उसका, अदरवाइज वो सिक्योर नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ मानवी? सभी को क्लियर हुआ? हाँ मैम। ओके, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? मैम लाइक दोनों अलग अलग ही होते हैं? हाँ, HTTPS प्रोटोकॉल है, और SSL जो है वो इसको प्रोटोकॉल को सिक्योर करने के लिए एक सर्टिफिकेट है या लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। मैम स्क्रीन को शो करिए ना, कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ स्क्रीन में आपको शो कर रही हूँ, 1 सेकेंड। तो सब डोमेन मैं बता रही थी, सब डोमेन के लिए मैं एक सेकेंड आप लोग को जैसे मैं सर्च करती हूँ इन्फोसिस। ओके, infosys.com स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों को, एंटायर टैप करती हूँ तो ज्यादा समझ आएगा। ये दिख रहा है, infosys.com दिख रहा है आप लोगों को, है यस ना? मैम। इन्फोसिस की वेबसाइट है। अब इसका URL आप देखोगे, ये देखो infosys.com है, और यहाँ पर ये देखो व्यू साइट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये लॉक है और ये कनेक्शन इज सिक्योर ऐसा लिख कर आता है। ठीक है, जब इसका URL आप देखोगे, कॉपी करोगे जब, तो उसमें HTTPS अपने आप आएगा। अब हम देखते हैं careers.infosys.com। ये वेबसाइट अलग है, राइट? क्या हुआ, जो मेन वेबसाइट है वो ये है infosys.com। ये देखो इसके URL में HTTPS आ रहा है, दिख रहा है? और ये जो दिख रही है ये लिंक, इसका क्या दिख रहा है? career.infosys.com। मतलब क्या हुआ, ये मेन infosys.com का सब डोमेन है career.infosys.com। ठीक है, तो सब डोमेन मतलब क्या होता है कि जैसे हमको अपनी अलग अलग टॉपिक्स पर वेबसाइट बनानी है। ठीक है, जैसे अब इन्फोसिस बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना? तो उनको हर पार्ट के लिए अलग अलग लोग चाहिए हैंडल करने के लिए, है ना? इंडिविजुअल सेक्शन को हैंडल करने के लिए अलग अलग लोग चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए, और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वेबसाइट चाहिए, क्योंकि एक वेबसाइट में सारा कुछ हैंडल करना मुश्किल है ना? तो इन्होंने क्या किया, इसके सब डोमेन्स परचेज कर लिए। ठीक है, तो ये जो होता है, जो हम बोल सकते हैं इसको, एक सेकेंड, ये समझ आया? careers.infosys.com और ये मैंने जो बोला, यस मैम। है ना? हम्म। अब होता क्या है, ये सब डोमेन जो है, पहले तो जो सबसे पहला डॉट जो रहता है, .com या .in, उससे पहले डोमेन रहता है। डोमेन के पहले
मतलब ऐसे बोल सकते हो आपका लिंक में जो पहला डॉट रहता है उससे पहले के जो लेटर्स रहते हैं या स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स रहते हैं उसको हम सब डोमेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग टाइप के सब डोमेन्स आपको मिल सकते हैं, जैसे ब्लॉग, स्टोर, सपोर्ट, न्यूज, करियर, इस तरीके के आपने सब डोमेन्स आप देख सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ किस लिए यूज होते हैं, वेबसाइट के अलग अलग सेक्शंस को मैनेज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, बट ये वहीं पर यूजफुल है जहां पर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यदि हमारी छोटी सी वेबसाइट है और उसमें भी हम सोचे कि उसके अलग अलग सेक्शंस हम बना ले सब डोमेन यूज करके, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है? क्योंकि जब आप ये खरीदते हो सब डोमेन, तो आपको डोमेन का जो है एसईओ और जो भी रैंकिंग है, ठीक है, वो अलग से करना पड़ता है और सब डोमेन का अलग से करना पड़ता है। डोमेन का कुछ भी रैंकिंग फैक्टर सब डोमेन पर ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा काम ही बढ़ता है। ठीक है, तो यही करना है कि यदि हमको डिफरेंट सेक्शंस मैनेज करने हैं उसके लिए हम सब फोल्डर्स यूज कर ले इंस्टेड ऑफ सब डोमेन्स। ठीक है, यदि बहुत बल्कि वेबसाइट है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट केस वी कैन परचेस सब डोमेन। ठीक है, क्लियर हुआ सब डोमेन सभी को? हाँ हाँ मैम। जी। ओके, गुड। अब सब डोमेन के बाद क्या आता है? डोमेन। डोमेन क्या होता है? कौन बताएगा डोमेन? हमारा एक्चुअल एड्रेस मैम। एक्चुअल एड्रेस, ओके। वेबसाइट का जो नाम होता है एक्चुअली दैट इज डोमेन। ठीक है, जैसे कि प्रायुग जो है वो डोमेन हो गया। ठीक है, तो जो भी हमारा एक्चुअल नाम होता है वेबसाइट का या ब्रांड का या जिस भी नाम से हम अपनी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा डोमेन होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ मैम। ओके, गुड। जब भी हम डोमेन परचेज करें उस समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए हमको? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान रखने लायक है जब हम डोमेन परचेज करने जाते हैं? मैम एक तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम का हाँ, डोमेन हमें मिलना चाहिए, हाँ जी, और या फिर उसके आसपास का। आसपास का, ओके। इसके अलावा और कुछ? और मैम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, हाँ ठीक है। और कुछ? और और मैम स्टोरेज डोमेन में लाइक वो जरूरी होता है। हाँ, ये जो सिक्योरिटी और स्टोरेज ये सब है ये होस्टिंग में आता है। अच्छा, डोमेन और होस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है? डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है? डोमेन तो मैंने बता दिया कि नाम होता है वेबसाइट का या किसी भी ब्रांड का, है ना। होस्टिंग क्या होता है? हमारे वेबसाइट का डिजाइन रहेगा मैम। नहीं, वो तो वेबसाइट का डिजाइन इज वेबसाइट ओनली। होस्टिंग मतलब होता है आप इंटरनेट पर जो स्पेस परचेज करते हो, है ना। जब हम वेबसाइट बनाएंगे इंटरनेट पर तो उसको लॉन्च करने के लिए कोई स्पेस तो चाहिए हमको, है ना। तो इंटरनेट पर जो हम स्पेस परचेज करते हैं अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए या लॉन्च करने के लिए उसको बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि घर जो है वो हमारा वेबसाइट है, जो लैंड है जिस पर हमने जमीन पर घर बनाया है ना, तो जमीन जो है वो होस्टिंग है और घर के बाहर जो नेम प्लेट है वो डोमेन है। अभी क्लियर हुआ ये? यस सर? हाँ नो? जी मैम। ओके, गुड। तो जो स्टोरेज और ये प्रोटोकॉल आपने बोला ये सब होस्टिंग में आता है। डोमेन मतलब होस्टिंग ये हो गया, स्पेस जो हमने बाय की, और डोमेन जो है वो नेम हो गया, राइट। तो अब डोमेन परचेस करते वक्त हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले तो ये
कि डोमेन नेम जो होता है वो शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नाम हमको नहीं लेना है, ठीक है। होता क्या है, और शॉर्ट और ऐसा कुछ नाम लें हम जो कि याद करने में और पढ़ने में इजी हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना ले हम, ठीक है। इसका इस बात का ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि यदि नाम डिफिकल्ट होगा तो बहुत मुश्किल से याद होगा हमारे ऑडियंस को, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को हमारा नाम उनके मुंह पर रहे, उनको याद रहे, है ना। तो ऐसा कोई नाम ले हम, या ऐसा कोई शॉर्ट नेम हमको लेना है जो इजीली याद हो जाए, ताकि लोग बार बार हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सके, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि यदि आप शॉर्ट नेम लेते हो तो आपको लोगो बनाने में या दूसरे कुछ भी क्रिएटिव्स में जब आप अपना वेबसाइट का नाम डालते हो तो इजीली वो फिट हो जाता है, ठीक है। यदि बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो वो फिट नहीं होता इजीली, है ना। वेबसाइट नेम या कहीं क्रिएटिव बना रहे हो वहां पर आपको नेम डालना है, अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम डालना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए डोमेन नेम परचेज करते टाइम इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि शॉर्ट और इजी नेम हमको सिलेक्ट करना है हमेशा, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद आता है नेक्स्ट TLD, टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया, सुना है इसके बारे में कभी, TLD के बारे में? किसी ने भी नहीं सुना? चलिए ठीक है। TLD क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन भी बोलते हैं इसको, जो आप .com, .in ये सब लेते हो, ठीक है, .com या .org, ठीक है, .edu, इन सबको बोलते हैं TLD, ठीक है। TLD का फुल फॉर्म क्या है, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, जिसको डोमेन एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ये हमेशा डोमेन के बाद आता है, ठीक है। यदि आपकी कमर जब जब भी हम वेबसाइट बना रहे हैं या डोमेन एक्सटेंशन परचेज कर रहे हैं, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है ना, कौन सी वेबसाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम एक्सटेंशन परचेज करें, ठीक है। जैसे कि यदि कमर्शियल वेबसाइट है आपकी तो आप .com यूज करोगे, यदि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आपका तो आप .org यूज करोगे, यदि आपकी कोई सॉफ्टवेयर या होस्टिंग कंपनी है और आप नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आप .net यूज करोगे, ठीक है। यदि आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है आपका, उसकी वेबसाइट है, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गया, कोई स्कूल हो गया, एकेडमी हो गया, ठीक है, तो इनकी जो वेबसाइट बनती है उनके एक्सटेंशन में .edu लिखा रहता है, ठीक है। यदि आपकी वेबसाइट गवर्नमेंट एजेंसी या डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है तो वो .gov वहां पर आप एक्सटेंशन यूज करोगे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन होते हैं या TLDs होते हैं, ठीक है। क्लियर है TLD सभी को? ओके मैम। ओके। अब एक और आता है इसमें CCTLD। CCTLD क्या होता है, CCTLD का फुल फॉर्म होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। कंट्री कोड मतलब क्या हो गया कि आप कौन सी कंट्री के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, या आपका जो वेबसाइट है वो स्पेसिफिकली कौन सी कंट्री से एसोसिएट है, ठीक है। इसके लिए हम CCTLD यूज करते हैं। जैसे कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो .in यूज करते हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का है तो .UK यूज करोगे, जर्मनी का है तो .DE यूज करोगे, चाइना का है तो .CN यूज करोगे, ऐसे अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोड्स हैं, ठीक है। तो इनको CCTLD बोलते हैं, राइट। तो यदि हम किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं तो हम उस केस में
ये वाले एक्सटेंशन यूज करेंगे, ये CCTLD यूज करेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? नो मैम। गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद आते हैं सब फोल्डर। सब फोल्डर क्या होते हैं मानवी? सब फोल्डर क्या होता है? मैम सब फोल्डर मैम वही होता है जो लाइक आपने अभी अभी बताया था कि लाइक उसमें जो हम डोमेन सब डोमेन जो हम लेते हैं उसी को बोलते हैं सब फोल्डर। नहीं 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 नहीं, उसको नहीं बोलते हैं। मैंने कहा था सब डोमेन लेने की जगह पर आप सब फोल्डर यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, हाँ पर मैम दोनों यूज चीजें कर अलग सकते हैं। अलग है ना? अच्छा। सब डोमेन अलग वेबसाइट बनती है सब डोमेन में, ठीक है? ओके। सब डोमेन में पूरी अलग, जैसे अभी मैंने इन्फोसिस का बताया आपको, तो infosys.com वाली वेबसाइट अलग थी और हाँ करियर मैम इन्फोसिस वाली करियर वेबसाइट डॉट। पूरी अलग थी, राइट? तो वो सब डोमेन था। लेकिन सब फोल्डर जो है वो हमारी वेबसाइट में ही हम जो कैटेगरीज बनाते हैं उसको हम सब फोल्डर बोलते हैं, ठीक है? अच्छा। ओके। कैटेगरीज क्यों यूज करते हैं हम अभिजीत? वेबसाइट पर हम कैटेगरीज क्यों यूज करते हैं? कैटेगरीज का क्या इंपॉर्टेंस है? मैम जैसे हमको अगर मेरी वेबसाइट है जो होटल्स के बारे में होगी, तो हाँ अगर क्लाइंट को डायरेक्टली रूम्स के बारे में देखना है तो हाँ, उसे पूरा वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा रूम्स पे जा सकता है। तो राइट, रूम्स की मेरी सब कैटेगरी होगी। हाँ, वेरी गुड। तो ये मतलब यदि कोई पूरी बल्कि वेबसाइट है, ठीक है, तो वहां पर यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए हमारे विजिटर के लिए और ज़्यादा सहूलियत हो वहाँ पर वेबसाइट का नेविगेशन में, ठीक है, उनको बहुत इजी हो नेविगेशन, इसके लिए हम कैटेगरीज यूज करते हैं। तो जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हमारी वेबसाइट पर दे रहे हैं या हमारी वेबसाइट पर जो भी डिफरेंट टॉपिक्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं हमारी वेबसाइट के डेटा को अच्छे से मैनेज करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है? तो सब डोमेन जब मैं बोल रही थी, सब डोमेन क्या था? कोई हमारी वेबसाइट का ही कोई एक सेक्शन जो है उसके लिए हम सब डोमेन परचेज करते हैं, ठीक है? लेकिन यदि बहुत ज्यादा बल्कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि सब डोमेन परचेज करने के बजाय कैटेगरी बना सकते हैं हमारी वेबसाइट में अलग अलग टॉपिक की। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वेबसाइट पर बनाया है, जैसे कि मैं शेयर करती हूँ। मेरी वेबसाइट विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। आप देखिए, ये मेरी वेबसाइट है, इसमें ये अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, मोटिवेशन, फिटनेस, शॉर्ट स्टोरी और शोकास्ट, राइट? तो यदि ये मैं कैटेगरीज दे दूंगी तो मेरे जो यूजर्स हैं उनको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, जिस कैटेगरी में इंटरेस्ट है, वो डायरेक्टली उस कैटेगरी पर क्लिक करके उससे रिलेटेड पोस्ट पर जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बना देते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो ये होता है सब फोल्डर, कैटेगरीज को ही सब फोल्डर बोलते हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। गुड, वेरी नहीं मैम। गुड। तो सब फोल्डर हो गया। अब सब फोल्डर के बाद नेक्स्ट आता है स्लज। स्लज क्या होता है? सुना है इसके बारे में? हमने शायद लास्ट सेशन में डिस्कस तो किया था स्लज। क्या होता है स्लज? कोई बताएगा? मानवी, राजकुमार? मैम जो डैश डैश जो आता है मैम उसी को बोलते हैं स्लग। डैश डैश आता है इन द सेंस कहाँ पे आता है ये? मैम ये जैसे कि शूज फॉर वुमेन ऐसे कुछ डैश करके जब आता है थोड़ा लास्ट में आता है। शूज
जैसे कि ये आपको, अच्छा पीपीटी विजिबल नहीं है, एक मिनट पीपीटी दिखाती हूँ मैं। मैम शायद हाँ, सब फोल्डर का वो सब फोल्डर हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, सब फोल्डर का सब फोल्डर नहीं होता, ये मैं बताती हूँ। ये किसी एक पर्टिकुलर पेज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हाँ मैम, ये ये वाला। स्ट्रक्चर विजिबल है। यस यूआरएल, मैम। हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए, ये पर्टिकुलर पेज को, ये प्रोटोकॉल है, ये सब डोमेन हो गया, ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सटेंशन है, ये कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन कैटेगरी के बाद ये जो है, ये पूरी वेबसाइट में से कोई एक पेज है, ठीक है। तो उस पेज को रिप्रेजेंट करता है ये स्लग, ठीक है, क्लियर है। तो मेन जो लिंक होता है किसी भी पेज का, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये स्लग के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसमें ये सारा, इसके पहले का जो प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन, टीएलडी, सब फोल्डर, ये सारा कुछ आगे होना जरूरी है। लेकिन ये जो है इंडिविजुअली, ये एक पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ से हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो मैं दिखाती हूँ वेबसाइट पर आपको। अम, ये वेबसाइट में हम यदि, एक सेकंड, डैशबोर्ड में जाते हैं, किसी एक पोस्ट में जाते हैं, ये देखिए। अब इसमें दो जगह पर आपको ये चीज दिख सकती है। एक तो ये जो आपको दिख रहा है, ये लिंक है वेबसाइट का, है ना। पे क्लिक करूंगी तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं स्लग, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरा ये पेज है इंडिविजुअली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके पहले प्रोटोकॉल, डोमेन वगैरह सारी चीजें रहती है, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं इसको, कई बार तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, कभी कभी होता क्या है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जनरेट कर देता है बाय डिफॉल्ट। तो हमको वो चेक करना है, और यदि न्यूमेरिकल वैल्यू आई है तो उसको हटाना है, और क्या लिखना है वहां पर, जो भी हमारा फोकस कीवर्ड है उसको एज इट इज लिखना है, लोअर केस में लिखना है, बिना स्पेस के लिखना है, और बीच में डैश डैश लगा कर लिखना है, डैश या हाइफन जो भी आप बोलते हैं वो लगा कर लिखना है, ठीक है। इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। क्लियर है सभी को स्लग क्या होता है, कैसे लिखना है। हाँ मैम। वेरी Yes, ma'am. गुड गुड। तो यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये स्लग हो गया। स्लग में ध्यान रहे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज यदि हम यूज कर, वैसे तो अवॉइड करें न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करना, बट यदि करना भी पड़ रही है तो केयरफुल यूज करें। अब नेक्स्ट आता है यूआरएल पैरामीटर। यूआरएल पैरामीटर्स क्या, हाँ कोई कुछ पूछ रहे है क्या, कोई क्वेरी है किसी को। मैम जैसे कि स्लग को उसी को ही बोलते हैं ना, जो लाइक पेज को, जो इसी पेज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को ही हाँ बोलते हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वही इसको बोलते हैं। ओके। हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी है किसी की। नो मैम। ओके गुड। अब नेक्स्ट आता है यूआरएल पैरामीटर। यूआरएल पैरामीटर्स क्या होते हैं, सुना है इनके बारे में कभी, यूआरएल पैरामीटर्स नहीं। यूआरएल पैरामीटर्स जो होते हैं, ये आप अपने ये यूआरएल स्ट्रक्चर में यदि देखोगे तो स्लग के बाद ये क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो रहा है। पीपीटी विजिबल है ना, यस और नो। हाँ मैम। ओके, तो पैरामीटर्स जो है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होंगे। इसमें दो चीजें रहती है, एक की रहती है और एक वैल्यू रहती है, ठीक है। ये बीच में इक्वल्स टू का साइन रहता है। पहला जो पार्ट होता है उसको की बोलते हैं, सेकंड पार्ट जो होता है उसको वैल्यू बोलते हैं। और यदि हम एक से ज्यादा कीज और वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो हम बीच में ये एंड का सिंबल लगाते हैं, जिसको एम्परसेंड भी बोलते हैं,
ठीक है। तो ये एम्परसेंड का सिंबल होता है, इससे आप सेपरेट कर सकते हो दो पैरामीटर्स यदि यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो किस लिए यूज होता है, जैसे कि कोई चीज आप सॉर्ट कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर लगाया है ब्लैक और न्यू। ठीक है, कि ब्लैक यदि शूज चाहिए, ठीक है, शूज फॉर मेन है, शूज हमने फिल्टर क्या लगा दिया कि ब्लैक शूज चाहिए और न्यूएस्ट कलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो अब जब ये फिल्टर आप लगाते हो तो वो एक पैरामीटर है। ठीक है, तो वो पैरामीटर आपको यूआरएल में विजिबल हो। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है, क्लियर हुआ पैरामीटर्स क्या होते हैं, या कोई डाउट है इसमें? यस और नो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ मैम, वापस बोले ना। वापस बोलती हूँ। देखिए, पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स हमेशा क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसमें कीज और वैल्यूज होती है। ठीक है, की यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, की जो है यहाँ पर कलर है और वैल्यू जो है उसकी वो है ब्लैक। और की और वैल्यू किससे सेपरेट होते हैं, ये इक्वल्स टू के साइन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और की और वैल्यू आपको दिखेगा, सॉर्ट इक्वल्स टू न्यूएस्ट। तो सॉर्ट यहाँ पर की है, न्यूएस्ट है वैल्यू, और ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं इसको सेपरेट किससे किया है, एंड सिंबल से, जिसको एम्परसेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर में क्या होता है, पैरामीटर में कीज और वैल्यूज होती है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी फिल्टर लगाते हो, कोई सॉर्टिंग करते हो, ठीक है, तो उसमें ये पैरामीटर्स यूज होते हैं। क्लियर हुआ अभी, इतना क्लियर मैम है? थोड़ा सा ये बताइए, जैसे हाँ कलर जी। क्या शो करता है उसमें, और ये जैसे कि कलर और इसमें बताया ना आपने दो चीजें, जब अपन फिल्टर लगाते हैं तो ये हाँ, शो क्या करता है वेबसाइट के पेज पे, जब हम इसमें क्या करना पड़ेगा जिस वजह से हमको वेबसाइट कैसा, मतलब क्या उसका एक्शन रहेगा? हमको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए आपको। जी। जैसे हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, जैसे अमेजन पर हम गए, अमेजन पर मैंने जाकर सर्च किया कि मुझे ब्लैक कलर के शूज चाहिए, है ना। देखिए, मैं यूआरएल भी बताती हूँ आपको, तो शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक सेकेंड, और मैं अमेजन की वेबसाइट पर जाती हूँ, amazon.com। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? ठीक है, मैं हाँ यहाँ पर मैम। सर्च करती हूँ शूज फॉर वुमेन। ठीक है, मैंने ये सर्च किया। अब देखो, आपको यूआरएल दिख रहा है यहाँ पे, शूज फॉर वुमेन। ठीक है, ये मेरा यूआरएल है। अब मैं यहाँ पर लगाती हूँ ब्लैक शूज, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ब्लैक आ गया, ये की है। ठीक है, शूज फॉर वुमेन, और ये ब्लैक कलर है, ये, और ये क्रेड आ रहा है लिख के। ठीक है, ये दो कीज को एम्परसेंड के सिंबल से इन्होंने सेपरेट किया है। ठीक है, या फिर आप यहाँ से देख सकते हो, ये एक की है और ये उसका वैल्यू है, शूज फॉर वुमेन प्लस ब्लैक। ठीक है, तो ये जो जो भी हम फिल्टर लगा रहे हैं, जैसे हमने शूज फॉर वुमेन ब्लैक लगाया, पहली बात तो वुमेन है पहला की, दूसरा की है ब्लैक। तो ऐसे ही हमने ये जो एग्जाम्पल में देखा था, एक सेकेंड में एग्जाम्पल वापस से बताती हूँ मैं आपको। ये जो एग्जाम्पल में हमने देखा था, रनिंग शूज, सॉरी, कलर, रनिंग शूज फॉर मेन है, पैरामीटर क्या लगाया, कलर इक्वल्स टू ब्लैक। ठीक है, तो हमने फिल्टर क्या लगाया था कि हमको ब्लैक कलर के शूज चाहिए, तो ब्लैक कलर के शूज के लिए क्या आया, कलर आ गया इक्वल्स टू ब्लैक। ठीक है, तो ये की है पैरामीटर के अंदर, और ये है वैल्यू। हमको इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है,
हम जैसे प्रोडक्ट का वो बनाते हैं, स्लग बनाते हैं, वैसे ही बनाएंगे। बस जो वो कस्टमर को जब विजिबल होगा तो इस तरीके से यूआरएल बनेगा, की और वैल्यू उसमें पैरामीटर में ऐसे दिखेंगी, इक्वल्स टू के साइन रहेगा बीच में। और यदि ज्यादा हमने कुछ लगाया है, ज्यादा पैरामीटर्स यूज किए हैं, एक से ज्यादा, तो वो एम्परसेंड या फिर एंड का जो सिंबल आपको दिख रहा है उससे सेपरेटेड है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस ठीक है मैम। हाँ मैम। राजकुमार आपको भी हाँ आया जी समझ में? जी मैम। ओके। अब पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि फिल्टरिंग पैरामीटर्स, सॉर्टिंग पैरामीटर्स, है ना। तो ये हम समझ लेते हैं कौन से टाइप के पैरामीटर्स हैं। और तो सबसे पहले हमारा हो गया फिल्टरिंग पैरामीटर या सर्चिंग पैरामीटर। हम पहले समझ लेते हैं सर्चिंग पैरामीटर क्या होता है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो और वहां पर आप देखते हो कि एक सर्च बार होता है। ठीक है, तो यदि सर्च बार वहां पर अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं सर्चिंग पैरामीटर। सर्च बार जो होता है वो उसी वेबसाइट का इंटरनल सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, तो जो इंटरनल सर्च इंजन होता है उससे वो रिजल्ट हमको ढूंढ के देता है, इसलिए उसको बोलते हैं सर्चिंग पैरामीटर। ठीक है, क्लियर है सर्चिंग पैरामीटर? मैम दोबारा से एक बार। हाँ, किसी भी वेबसाइट पर जब हम जाते हैं और वहां पर जब आप सर्च बार देखते हो, सर्च बार सबको समझ में आया क्या होता है? अभी मैं अमेजन की वेबसाइट पर गई थी, मैंने सर्च बार में टाइप किया था, है ना। हाँ हाँ मैडम, सर्च बार समझ में आया। हाँ, तो वो जो सर्च बार है उसको वेबसाइट का इंटरनल सर्च इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम डालते हैं और उसके थ्रू जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्चिंग पैरामीटर। ठीक है, क्लियर हुआ अभी मानवी? हाँ मैम। ओके ओके गुड। अब नेक्स्ट होता है फिल्टरिंग पैरामीटर्स। फिल्टरिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो अभी हमने यूज किया, ठीक है, जो हमको सॉर्ट करने में या फिल्टर करने में, कोई भी लिस्ट है उसको फिल्टर करने में या सॉर्टिंग करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल होटल्स हैं बहुत सारे या फ्लाइट्स हैं बहुत सारी। ठीक है, उसमें से कोई कौन सी फ्लाइट हमको चाहिए, कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई जॉब्स है, जॉब में से कौन सी पर्टिकुलर, ये हमने इसका कोई भी फिल्टर लगा लिया। ठीक है, या फिर हमने उसकी सॉर्टिंग कर दी लोकेशन के बेसिस पे, फ्लाइट का टाइम के बेसिस पर हमने फिल्टर लगा दिया, डिलीवरी टाइम, रेटिंग्स के प्राइसेस। आप मिंत्रा पे शॉपिंग करने जाओगे तो आपको प्राइस की भी फिल्टर मिलेगी, है ना। तो आपको ये वाले प्राइस के अंदर अंदर चाहिए प्रोडक्ट, ये वाले साइज का चाहिए, ये वाले ब्रांड का चाहिए, ऐसा आपने फिल्टर लगा दिया। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये फिल्टरिंग पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ फिल्टरिंग पैरामीटर? yes or no? यस मैम। यस मैम। ओके गुड, वेरी गुड। अब पैरामीटर्स के बाद आता है एंकर। एंकर जो है, एंकर पता है किसी को क्या होता है? नहीं मैम। नहीं, ओके। एंकर जो है, एंकर इसको हम फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शनल है और लास्ट पार्ट होता है यूआरएल का। ठीक है, जो हमारे विजिटर को किसी एक पेज में ही किसी सेक्शन पर जंप करवा देता है। ठीक है, और ये इसका सिंबल होता है हैशटैग। ठीक है, अब कैसे होता है वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, देखिए ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं पहले दिखा देती हूँ ये कैसे दिखता है, तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, द डाउन वॉज गोन, इस पे क्लिक करूँ तो ये वो वाले जो पैरा है उस पर
जंप हो जाएगा, द टाउन वॉज गॉन, राइट। और यदि मैं सरा फेल्ट हैवियर पे क्लिक करूं तो ये सरा फेल्ट हैवियर वाले सेक्शन पर जंप हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जंप लिंक या फिर एंकर, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं, पहले समझ में आया ये होता क्या है, जंप लिंक क्या होता है वो समझ में आया। हाँ मैम। अब करते कैसे हैं वो बताती हूँ। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं एक बार ये हटा देती हूँ यहाँ से, को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। इसको रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ये जो द टाउन वाज गॉन था, इस पर हमको चाहिए कि ऊपर हम लिस्ट दे दे, या मेन्यू आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट पे कि ऊपर ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले ऊपर मेन्यू होता है, जिस भी आप उस पे टॉपिक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली वहां पर जंप हो जाओगे, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं हमारा मेन्यू, या फिर मैं किसी और उसका एग्जांपल लेती हूँ, एक सेकेंड, कोई हेडिंग वाला जो होगा तो आई थिंक ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। हाँ, ये है 10 सरप्राइजिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्माइलिंग, ठीक है। अब इस पोस्ट को एडिट करते हैं, यहाँ पर अलग अलग हेडिंग्स यूज किए हुए हैं हमने। स्माइल मेक्स यू यूथफुल, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, मैंने कॉपी किया इसको, और हम यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद ये जो है, कहाँ गया, स्माइल मेक्स यू यूथफुल, ये रहा। इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पे लिंक डालेंगे, और लिंक में क्या डालेंगे, हैशटैग स्माइल हाइफन मेक्स हाइफन यू हाइफन यूथफुल, ठीक है। ये हमने डाल दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यही लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी। ये एक्चुअली क्लासिक एडिटर है, तो इसमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें वर्क करता है या नहीं, फिर या फिर मैं आपको दूसरे इसमें बताती हूँ। फिर से स्माइल हाइफन मेक्स, हैशटैग लगा के करना पड़ेगा अगेन, मेक्स यू यूथफुल, स्माइल हाइफन मेक्स, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, एक सेकेंड में फिर से शेयर कर रही हूँ। जी। एक्चुअली क्लासिक एडिटर है, तो इसमें वर्क करेगा या नहीं वो मुझे चेक करना पड़ेगा। हम एक बार सेव करके देखते हैं, नहीं तो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। स्माइल मेक्स यू यूथफुल, नहीं, इसमें वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकना हो।
ये वेबसाइट एक्चुअली बहुत पहले का बना हुआ है और इसमें दोनों ये वाला ही बता देती हूँ मैं आप लोगों को, ये हटा के बताती हूँ। ये रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ वो ऊपर जो द टाउन वाज गॉन पे कोई क्लिक करे तो वो इस सेक्शन पर जंप हो जाए। उसके लिए क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे इसकी सेटिंग्स हमको ये राइट हैंड साइड में दिखेगी। राइट हैंड साइड में जब दिखेगी तो हमको ये एडवांस पर क्लिक करना है। इसमें ये HTML एंकर दिख रहा है, ठीक है, तो HTML एंकर पर जाकर ये वाली जगह आपको खाली दिखेगी। यहाँ पर आपको इसको ये हेडिंग जो भी है इसको एज इट इज यहाँ पर लिखना है, द टाउन वॉज गोन, ठीक है, और इसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, बिना किसी स्पेस के लिखना है और बीच में डैश लगाना है, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद ऊपर जाकर सेम हेडिंग को लिखना है। उस हेडिंग को लिखने के बाद लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद हैशटैग सेम वही लिखना है जो वहां पर लिखा था, द डैश टाउन डैश वॉज डैश गॉन, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब ये लिंक आ गया। अब आप देखोगे मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको व्यू करते हैं। अब यदि इस पे क्लिक करूंगी तो देखिए उस सेक्शन पर जंप हो गया, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया कैसे करना है? हाँ मैम, कर लोगे ये आप लोग? मैम ट्राई एक बार करेंगे। फिर से बता देना। एक बार फिर से बता दूं, ठीक है। हाँ मैम। एडिट पोस्ट में जाते हैं। देखिए अभी मैं इधर से हटा देती हूँ, ये इधर नहीं है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये वाला जो सेक्शन है मेरे ब्लॉग का वो इस पर डायरेक्टली जंप कर सके लोग। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब जैसे ही इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये जो राइट हैंड साइड में इसकी सेटिंग्स आ जाएगी। इसमें ये एडवांस जो दिख रहा है, एडवांस में ये लिखा नहीं रहेगा, ये ऑलरेडी डला हुआ था इसलिए लिखा हुआ है, ये आपको ब्लैंक मिलेगा। यहाँ पर आपको ये जो हेडिंग है ना ये एज इट इज लिखनी है, लेकिन स्मॉल लेटर्स में बिना किसी स्पेस के, और ये डैश जैसे हम स्लज लिखते हैं ना वैसे ही हमको लिखना है, ठीक है, स्लग के जैसे ही लिखना है। तो बिना किसी स्पेस के डैश लगाकर लिखना है, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, सरा फेल्ट हैवियर, बिना किसी स्पेस के डैश लगा के। अब क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर मेन्यू में हमको चाहिए ये, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सरा फेल्ट हैवियर, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इस पे लिंक डालेंगे। लिंक में क्या लिखेंगे, जो हमने वहां पर लिखा था बट हैशटैग लगा के। हैशटैग जब भी इंटरनल लिंक डालनी है, सॉरी इंटरनल लिंक मतलब ये जंप लिंक डालनी है तो हैशटैग के साथ ही आएगी। तो सरा हाइफन फेल्ट हाइफन हैवियर, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दिया। अब ये लिंक बन गया। इसको सेव करती हूँ मैं, व्यू करते हैं दोबारा इसको। ये देखो ये लिंक बन गया। अब मैं ये जिस पे क्लिक करूंगी तो ये सरा फेल्ट हैवियर वाले पर जंप हो गया, ठीक है। अभी समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को भी प्रैक्टिकली ट्राई करना है एक बार, ठीक है। नहीं समझ आए तो मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से बता दूँ, ठीक है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। ठीक है, तो जो भी हमने आज पढ़ा है समझा है का जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कीजिए। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए, ठीक है। ओके मैम। हाँ चलिए मैम। आज
आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम।